हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 27 और 28 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है फ्री में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आपको, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया 27 सितंबर को, तो वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? सबको पता होगा इसका आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, इसका आंसर होगा। देखिए, उनकी तबीयत खराब थी पिछले कुछ सालों से। अगस्त 2014 में वो अपने घर में गिर गए थे और उसी के बाद से वो कोमा में थे, अस्पताल में भर्ती थे, फिर घर भी गए थे, लेकिन स्थिति ठीक नहीं थी, तो अब उनका निधन हो गया है। अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो राजनीति से पहले वो सेना में मेजर थे 1960 में, 1960 में, और मेजर पद पे थे। इस्तीफा देकर वो राजनीति में उतरे थे और 1996 में जब 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उस दौरान वो पहली बार वित्त मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद जब एनडीए की सरकार आई, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते 1998 से 2004 तक, तो उस समय भी वो कई मंत्रालयों के मंत्री रहे। पहले वित्त रहे, फिर रक्षा, विदेश, इन सब मंत्रालयों का नेतृत्व किया था। दोनों सदनों के, संसद का जो दोनों सदन होता है, ऊपरी सदन और निचला सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा, तो उसके भी सदस्य रहे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे 1998 से 1999 तक। कहाँ के रहने वाले थे मूलतः? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले थे। ओके, और करगिल युद्ध, इसके अलावा जो इंडियन एयरलाइंस का जो एक फ़्लाइट था IC-814, उसको जो हाईजैक किया गया था, उसमें भी उन्होंने उस पूरे क्राइसिस से निपटने के लिए एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो उसको जो हाईजैक कर लिया गया था, तो उसके बाद जो 3 आतंकियों को छोड़ा गया था कंधार ले जाकर, तो ले जाने में जसवंत सिंह भी साथ में थे 24 दिसंबर 1999 को। और उनकी एक बुक थी, इम्पॉर्टेंट बात है, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। ओके, बुक का नाम है पूरा जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। तो उसमें उन्होंने जिन्ना की तारीफ़ कर दी थी, तो उसकी वजह से उनको 2009 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, बीजेपी से। ओके, तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन होगा, वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का, यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कौन सा टैक्स केस जीता है? वो कौन सा टैक्स है? इम्पॉर्टेंट ये बात होगी। कौन जीता सबको पता होगा, लेकिन कौन सा टैक्स का केस था? आंसर होगा इसका रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ओके, नाम ये ध्यान रखना आप। देखिए, वोडाफोन ग्रुप ने भारत सरकार के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पंचाट, ये इंग्लिश में कहेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो उसमें केस जीत लिया। कहाँ पर ये जो अदालत है वो कहाँ पर? द हेग में, नीदरलैंड में। ओके, ये मामला लगभग 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स विवाद का है और इस मामले में 12,000 करोड़ रुपए ब्याज है और 7,900 करोड़ रुपए जुर्माना है। ओके, तो उस ट्रिब्यूनल ने कहा है, अदालत ने ये कहा है कि ये जो टैक्स का एक तरह से मुकदमा झेलने को मजबूर हुआ वोडाफोन, वो भारत और नीदरलैंड के बीच में जो निवेश का करार है द्विपक्षीय, उसके खिलाफ है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है ये रेट्रोस्पेक्टिव केस टैक्स। ओके, देखिए, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्सेशन टैक्स है, वो उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कानून पास होने की तारीख से पहले ही लागू हो जाती है। ओके, मतलब कि अगर कोई कानून आज 28 सितंबर है, तो 28 सितंबर को संसद से पास हुआ और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, कानून बन गया, और उस कानून में ये प्रावधान है कि नहीं 2020 नहीं 2019 से लागू होगा। ओके, तो उसको कहते हैं यही कानून टैक्स। ओके, इस चीज़ को, यानी पिछली तिथि से जो मामला हो जाए, टैक्सेशन हो जाए, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ओके कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। ओके, और कोई भी देश इस तरह का कानून इसलिए पास करता है ताकि वहाँ के टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स वसूलने में कानूनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। टैक्स विवाद होने पर सरकारें जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रूट का सहारा लेती हैं और अपने वर्तमान कानून में संशोधन कर देती हैं, फिर पुरानी तारीख से उसको लागू कर देती है। ओके, मतलब अब सरकार ये सोचे कि हम
पिछले 10 साल पहले से लागू कर दें तो वो लागू कर देती है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो क्या विवाद था, विवाद को भी देख लेते हैं। देखिए, वोडाफोन ने 2007 में हचीसन कंपनी है उसका एक बहुत बड़ा शेयर यानी 67% शेयर खरीद लिया था 11 अरब डॉलर में। ओके, पहले हच नाम से ये कंपनी थी और उसके बाद फिर वोडाफोन बन गई थी। तो इस डील में हच इंडिया जो टेलीफोन बिजनेस था और उसके तमाम एसेट्स है वो सब इस बिजनेस में, इस खरीद में सब कुछ शामिल था। तो उसी दौरान सरकार ने वोडाफोन से कहा कि उसे कैपिटल गेन और विद होल्डिंग टैक्स के रूप में 7,990 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। तो ऐसे में वोडाफोन को पेमेंट से पहले ही ये पैसा टैक्स के रूप में काट लेना चाहिए। मतलब वोडाफोन से कहा गया कि आप जो है ये चुकाओ। इसके खिलाफ वोडाफोन जो है वो चला गया हाई कोर्ट में इस इनकम टैक्स के इस विवाद की वजह से। बॉम्बे हाई कोर्ट गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में ये फैसला सुना दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में, कि वोडाफोन को ये रकम देनी होगी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वोडाफोन पर जो हिस्सेदारी है वो खरीद के कारण टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, मतलब उसको टैक्स इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और उसने जो इनकम टैक्स एक्ट का जो अर्थ निकाला वो ठीक है अपनी नज़र में वोडाफोन के। तो उसी के बाद उस समय की जो सरकार थी, प्रणब मुखर्जी उस वक्त देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने उनकी सरकार ने फाइनेंस एक्ट में बदलाव कर दिया। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और फाइनेंस एक्ट में बदलाव के कारण ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का पावर मिल गया, मतलब पिछली तिथि से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। और इस टैक्स के लागू होते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वोडाफोन के पीछे पड़ गई थी टैक्स वसूली के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जीतने के बाद भी सरकार ने कानून बना दिया और उस पर कर दिया कि आपको तो देना ही होगा। ओके, तभी ये मामला पहुंचा था कहाँ? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके, मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1899 में। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ये टैक्स का विवाद जो है ना बहुत लंबा है, सालों पुराना विवाद है, और आखिरकार ये विवाद का अंत हुआ है। अब आगे देखना है कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। तो टैक्स को लेकर जो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो टैक्स को लेकर, जैसे अभी पिछले बार जो एक कंपनी, बाइक कंपनी है हार्ले डेविडसन, वो टैक्स की वजह से, उसका यही कहना था कि टैक्स की वजह से वो जा रही है, बहुत ज़्यादा टैक्स है। और ये टैक्स का जो मामला हुआ वोडाफोन का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इन टैक्स के ये जो लफड़े हुए ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो दुनिया भर में ये मैसेज गया कि वोडाफोन का जो खास तौर पर जो मामला था, उससे मैसेज गया कि इंडिया में व्यापार करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि टैक्स कभी भी कहीं से भी थोपा जा सकता है। ओके, मनमोहन सिंह का मामला था उस समय का, लेकिन वर्तमान सरकार ने भी इसमें कोई दखल नहीं दिया था। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात थी, मुझे लगता है ये बात आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, PDF है, विद नोट्स है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, MCQ है 1000 से ज़्यादा, तो वो देख लेना आप लोग ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आपको। 2019 का भी है, उसका बुक भी अवेलेबल है Amazon पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मूक बधिर दिवस यानी वर्ल्ड डेफ डम डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 26 सितंबर। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? तो 1958 से मनाया जा रहा है ये विश्व बधिर संघ के द्वारा। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो संघ है उसके मुताबिक, उसके आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में जो बधिर हैं, खासतौर पे जिनको सुनाई देने में जो सुन नहीं पाते हैं, वो उनकी संख्या 70 लाख के आसपास है, और ज़्यादातर जो संख्या है ये विकासशील देश में ही पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? साइन लैंग्वेज, इशारों की भाषा। आंसर होगा 23 सितंबर। ओके, 23 सितंबर। और 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम क्या थी? सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ओके, और संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर 2018 को पहली बार ये दिवस मनाने की घोषणा की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिवर डे। आंसर होगा इसका
दुनिया के ज़्यादातर देशों में ये मनाया जाता है। नदी की रक्षा की संकल्पना को लेकर ये मनाया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि भारत ही नहीं, दुनिया भर में जो नदियों का पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब भारत में बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि नदियों को लेकर चलाई जा रही हैं। निमामी गंगे योजना, इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं। ओके, और 2020 की थीम क्या है विश्व नदी दिवस की? तो डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये रखी गई थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुश्मन पर नज़र रखने के लिए इंडिया ने किस देश से 30 जनरल MQ-9A रीपर ड्रोन खरीदने की डील की है? इसका आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि ड्रोन्स खरीद रहे हैं। फिलहाल 6 ड्रोन आएंगे, उसके बाद बाकी ड्रोन आएंगे और ये सब तीनों सेनाओं को दिया जाएगा ताकि जो दुश्मन देश हैं और ख़ासतौर पर चीन है और पाकिस्तान है, इन पर ऊंचाई से ही नज़र रखी जा सके। और ये ड्रोन की बहुत खासियत है। इसको किसने बनाया है? तो जनरल एटॉमिक्स ने कंपनी ने बनाया है। और ये ड्रोन जो है 27 आवर्स से अधिक तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन आसमान में रह सकता है और इसकी स्पीड होती है 444.5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होती है। और ड्रोन में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता होती है। 12 मूविंग टारगेट्स पर एक साथ जो है उसको ट्रैक कर सकता है, देख सकता है और 1746 किलोग्राम का वज़न भी उठा सकता है। मिसाइल भी छोड़ सकता है, मतलब 0.32 सेकेंड में एक मिसाइल छोड़ सकता है, मतलब लगातार 1 मिनट में 3 के आसपास ही मिसाइल छोड़ सकता है। ओके, तो बहुत सारी खासियत है और अमेरिका खूब यूज करता है, तो इंडिया ने भी इसको परचेज किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 25 सितंबर। ओके, फार्मासिस्ट, उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2020 की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ओके, ये है और ये दिवस मनाया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ये खासतौर पर इम्पॉर्टेंट है। और जो देश में कानून है, दवा जो दुकानों पर वितरित किया जाता है, दवा जो खरीदते हैं, तो वो फार्मासिस्ट के थ्रू ही आप ले सकते हैं। यह कानून है, हालांकि फार्मासिस्ट वहाँ पर दिखते नहीं हैं, लेकिन नियम यही है कि फार्मासिस्ट होने चाहिए वहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोविड-19 की वजह से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2020 को स्थगित कर दिया गया, तो अब ये कब आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा 16 से 24 जनवरी 2021 में ये आयोजित होगा। ओके, इस बार 51वां ये संस्करण का आयोजन होना था, नवंबर में होना था, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये कहा है कि अभी जो कोविड-19 है उसकी वजह से इसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इस बार का ना होकर अब 2021 में होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी चर्चा की गई, ये आयोजन गोवा में होना था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी IIC का नया लाइफ ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गांधी। ओके, वो कौन है? पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर हैं, 2004 से 2009 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने 23 सितंबर को ये फैसला लिया है। ओके, वहाँ कई सारे ट्रस्टी होते हैं, तो उनमें ये भी होंगे लाइफ ट्रस्टी, मतलब जीवन भर के ट्रस्टी हो गई है। और तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात है, क्या है ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर? ये एक तरह का बोर्ड है, एक तरह का एक नॉन गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब एक तरह से सपोर्ट भी करता है इंडियन गवर्नमेंट को। ओके, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर वेपन्स टोटल एलिमिनेशन डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 सितंबर। ओके, परमाणु हथियारों के खतरे के प्रति जागरूकता और इसके बारे में मतलब लोगों को जानकारी फैलाई जाए और नेता जो हैं, तमाम लीडर्स हैं स्टेट्स के, उन पर एक तरह से दबाव डाला जाए, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस वक्त जो बहुत बड़ा खतरा है वो परमाणु हथियारों का ही है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क। और इस वक्त सेक्रेटरी जनरल कौन है संयुक्त राष्ट्र के? एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 सितंबर। ओके,
इस साल की थीम क्या है? एनवायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन, ये थीम है, इसी थीम पर ये मनाया जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट शेखर बसु का निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से 24 सितंबर को, तो उनको कौन सा सम्मान मिला था इनमें से? आंसर का पद्मश्री मिल चुका है। एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे वो, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन उसके पूर्व चेयरमैन थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी भी रह चुके थे। ओके, तो देश के एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे। उनका जन्म हुआ था 20 सितंबर 1952 को, 1952 को। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और भी क्वेश्चन है कल ले लूँगा मैं अगले वीडियो में। ओके, PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF अवेलेबल है। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।